हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेडी। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी सुबह सुबह, तो इसलिए वाज नॉट एबल टू डू इट इन द मॉर्निंग। ठीक है, इफ आई एम ऑडिबल प्लीज टेल मी दैट आई एम ऑडिबल। हेलो गाइस, वेलकम। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग, ऑल ऑफ यू फाइन एंड सेफ। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, असेंबली इलेक्शन मतलब स्टेट के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, स्टेट के अंदर जो है नया सीएम आएंगे, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी। ठीक है, तो स्टेट में इलेक्शंस हैं। कब है? नवंबर में। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में इलेक्शंस है। क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है कि इलेक्शंस इन स्टेट्स इन नवंबर 2023। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहली स्टेट कौन सी है? राजस्थान। ठीक है, उसके पास बाद है मध्य प्रदेश, उसके पास बाद है प्रदेश। ये सभी नोट करेंगे क्योंकि ये आपको नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है कि इस मंथ में कौन कौन सी स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे। बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं ऐसे ही, इन्हीं इसी लाइंस पे बेस्ड बहुत बार आए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं एक बार देखेंगे। राजस्थान में हो रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तेलंगाना में हो रहे हैं और मिजोरम में हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इजराइल इम्पोजेस टोटल सीज। सीज का मतलब क्या होता है? मिलिट्री ऑपरेशन इन विच एनिमी फोर्सेस सराउंड अ टाउन और बिल्डिंग, कटिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाईज विद द एम ऑफ कंपेलिंग दोज इनसाइड टू सरेंडर। ठीक है, तो किसको कर लिया? गाजा को। तो गाजा को ये कर लिया है। ठीक है, डेथ काउंट राइजेस। अब यहाँ पर हम पहले सीज का मतलब लिख लेते हैं। तो ये लीजिए, ये लिखते हैं पूरा। और पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सॉरी, इजराइल imposes total है, इसका हम लिख लेंगे अ मिलिट्री ऑपरेशन in which or military operation in which enemy forces surround enemy forces surround a town or building, cutting off essential supplies with the aim of compelling those inside to surrender। ठीक है, यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन होता है जिसके अंदर जो इसेंशियल्स होते हैं, पहले तो उसको सराउंड कर लेते हैं, उस जगह को, उस टाउन को, एंड इसेंशियल सप्लाईज बंद कर देते हैं। पानी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी इसेंशियल्स होते हैं, ताकि जब लोग वहाँ पर हैं वो सरेंडर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे गाजा इसराइल ने किया है। Israel imposed a total siege on the Gaza Strip on Monday and cut off the water supply as it kept bombing targets in the crowded Palestinian enclave in response to the Hamas surprise assault it had likened to 9/11 attacks। अब यहाँ पे हमास जो ग्रुप है, जो कि कहा जा रहा है टेररिस्ट ग्रुप है, उसने अटैक किया इसराइल के ऊपर। ठीक है, एंड इसलिए वो अब बदला ले रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्टेड दैट मोर देन 900 पीपल वर किल्ड मल्टी प्रोंग्ड अटैक्स बाय हमस ऑन कंट्री साउथ। ठीक है, तो 900 पीपल जो हैं, इसराइलीज जो हैं, वो मार दिए गए। In Gaza, where Israel has launched a withering barrage of airstrikes, 560 people were reported dead. The skies over Gaza were blackened by plumes of smoke. Smoke का वो है भरा हुआ है, और हमास भी जो है रॉकेट्स जो है उसके टेल अवीव और जेरूसलेम तक पहुंचा रहा है इसराइल के अंदर। ठीक है, हमास whose militants सर्ज्ड इनटू इजरायली टाउन्स, वो इजरायली टाउन्स में घुस गए। उन्होंने जो इसराइल के लोग हैं उनको होस्टेजेस, बंधक बना लिया है। ठीक है, claimed on Monday that Israeli strikes had killed 4 of the captives. Israel said it had called up 3 lakh army reservists for its Swords of Iron campaign. अब इसके अंदर ये इसराइल ने इसको नाम क्या दिया है? Swords of Iron campaign।
क्या हम इसको याद कर सकते हैं? यस, बिल्कुल हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन कैंपेन, अगर यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, दैट स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन कैंपेन वाज इन न्यूज़, इट डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन ए देती हूँ इजराइल, ऑप्शन बी देती हूँ हमास, ऑप्शन सी देती हूँ ईरान एंड ऑप्शन डी देती हूँ बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ इन द चैट सेक्शन। तो स्पॉट्स ऑफ आयरन कैंपेन, द वैगन ट्रक इनवॉइस वर मूविंग टैंक्स टू द साउथ, तो ये इजराइल का जो है, ठीक है ना, इजराइल कैंपेन, ठीक है, अगेंस्ट द हमास इन द गाजा स्ट्रिप, अगेंस्ट हमास, अभी तो गाजा स्ट्रिप पे ही कर रहे हैं अगेंस्ट हमास, है ना। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के कौन है? थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे डिफेंस मिनिस्टर योएव गैलेंट, ये इजराइल के जो हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है डिफेंस मिनिस्टर। तो ये बेसिकली ऑपरेशन, ये क्या है, गाजा स्ट्रिप, ठीक है ना, ये जो गाजा स्ट्रिप से रिलेटेड जो हमने यहाँ पे लिखा है, इजराइल टोटल सीज ऑन गाजा, इसको क्या बोल रहे हैं? स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर ईरान की जगह गाजा स्ट्रिप लिख दूँ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द आंसर? इज इट व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए। कैसे हो जाएगा आंसर? आंसर इज नॉट ए। इट, मैंने एक क्वेश्चन क्या पूछा? स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन is was in news, it relates to which of the following? इसका आंसर बनेगा इट रिलेट्स टू, ठीक है, हमास ने अटैक किया, उनके ऊपर इजराइल अटैक कर रहा है। मैंने ये नहीं पूछा कौन सी कंट्री का ये कैंपेन है, नहीं, ये नहीं पूछा मैंने पूछा ये किससे रिलेट करता है। इजराइल से करता है, हमास से करता है, गाजा स्ट्रिप भी इसके बीच में इन्वॉल्व होती है। आंसर जो है वो डी होगा। बोथ ए एंड बी भी आंसर है, ऑल ऑफ द अबव होगा अगर मैं गाजा स्ट्रिप का लूँ, क्योंकि जो स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन है उसमें क्या है वो, कि जो इन्होंने यहाँ पर हमने ये पढ़ा, have we studied this? Israel imposes total siege on Gaza. That is what that one of the ये military operation को ये क्या बोल रहे हैं, मतलब this military operation is what the first step is that taking siege of Gaza Strip, ठीक है। तो आगे बाकी पता चलेगा कि इनका आगे आगे कौन सा इस ऑपरेशन में कोई और क्या क्या करते हैं लोग, ठीक है। अभी के लिए ये है। उसके बाद यहाँ पर जज सिलेक्शन डिले नॉट एडवाइजेबल से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो अपॉइंट कैसे होते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट होते हैं ना। व्हाट इज कोलेजियम सिस्टम? कोलेजियम सिस्टम इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये लोग जो हैं ये सिलेक्ट करते हैं, रेकमेंड करते हैं आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन लोगों में से आप बना दीजिए जजेस को, है ना। तो बेसिकली कोलेजियम क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये रिकमेंड करते हैं कि किसको जज बनाना है। तो दैट इज व्हाट इज कोलेजियम सिस्टम। अब कोलेजियम सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस दैट हैज इवॉल्व थ्रू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, ये जो सिस्टम बनाया गया है, ये कैसे बिल्ड हुआ? जजमेंट्स के थ्रू बिल्ड हुआ, ना कि कोई लॉ आया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो वैसे हुआ, ठीक है। The Supreme Court Collegium is headed by CJI and comprises of 4 other senior most judges of the court. ये हम लिखेंगे Supreme Court। चलिए लिखिए अपनी नोटबुक्स में। Supreme Court Collegium, Supreme Court Collegium is headed by Supreme Court Collegium is headed by the CJI and comprises of comprises of 4 other senior most judges of the court, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जो है इज हेडेड बाय सीजेआई हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, जो और सीनियर जजेस होते हैं। तो ये 5 लोगों का मिलकर जो है कोलेजियम बनता है। और जो कोलेजियम सिस्टम होता है वो क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ जजेस। कोलेजियम सिस्टम तो मैंने बता ही दिया ना। कोलेजियम, एक मिनट, यस, कोलेजियम सिस्टम इज
group of judges selecting judges for अपॉइंटमेंट। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। और वो पिछला वाला क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर जो बना वो क्यों बना। ठीक है, बाकी सब भी आंसर दे सकते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है, आंसर देने में कुछ तो नहीं लग जाता। Claudia Goldin wins 2023 Economics Nobel Prize for research on workplace gender gap। तो इसको ऐसे का ही ऐसा नोट करेंगे हेडिंग को। चलिए करते हैं अपनी नोटबुक्स में। Claudia Goldin wins 2023 Economics Nobel Prize for research on workplace gender gap। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्लाउडिया गोल्डन। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नाम लिखती हूँ, चलिए इसको नाम को लिख कैपिटल, आप मत देखो। जो गोल्डन नाम है, ये तो हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, गोल्ड अंदर कर लेना, है गोल्डन। ये तो याद हो जाएगा, गोल्ड अंदर कर लेना गोल्डन। कोई बहुत अमीर हो गया है तो सबसे पहले क्या करेगा, इंडिया में ऑडी खरीदेगा। इमेजिन करें ऑडी खरीदेगा, ठीक है, और गोल्ड लेगा, गोल्ड इन करेगा और ऑडी लेकर आएगा। ठीक है ना, कॉल करेगा किसी को, सीएल हम कॉल के लिए कर सकते हैं, कॉल फॉर ऑडी एंड का ए आ गया, एंड गोल्ड। और फिर क्या करेगा, गोल्ड को अंदर रख लेगा, ऑडी को के अंदर बैठकर घूमने जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अगर कोई बहुत अमीर हो गया इंडिया में तो उसने क्या किया, कॉल किया कि भाई एक तो ऑडी ला दो, ठीक है ना, एंड, ठीक है, एंड का हमने ए ले लिया, और एक गोल्ड ला दो, गोल्ड अंदर रख दिया, और ऑडी में वो बाहर घूमने चला गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे स्टोरी लिख सकते हैं, इफ समवन, इफ क्या लिखना, समवन got rich, called for Audi and gold, kept gold in, went out in Audi। ठीक है, अब हम इसका नाम बनाते हैं। आई नो थोड़ा बड़ी स्टोरी हो गई बट इट्स ओके, और कोई स्टोरी आपको बनती है तो बना सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से कॉल सी और एल लेंगे, कॉल का, ऑडी लेंगे, एंड लेंगे, गोल्ड लेंगे, इन लेंगे, और बन गया आपका कि किसने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीता है। ठीक है, एंड मैंने हमेशा से आपको ये भी बताया है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न किस चीज़ के लिए जीता है, रिसर्च ऑन वर्क प्लेस जेंडर गैप, ये भी हमें पता चल गया। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हम सेकेंड पॉइंट पे करेंगे। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज अवॉर्डेड टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डन on Monday for her research that has advanced the understanding for the gender gap in the labor market। है ना, research that has advanced the understanding of gender gap in labor market। जेंडर गैप, जेंडर्स, मेन ज़्यादा काम करते हैं, वुमेन कम करती है। इस गैप को या कोई और इस कॉन्सेप्ट में उसको समझने की हेल्प करी किसने, किसने, सी एल ऑडिया गोल्डन। ठीक है, याद रहेगा। मिस गोल्डन इज जस्ट द थर्ड वुमेन टू विन द प्राइज आउट ऑफ 93 इकोनॉमिक्स लॉटरी। ठीक है, तो इस पर वुमेन को बहुत अवार्ड्स मिले विच इज़ गुड। आई थिंक थोड़ा इन्होंने ध्यान भी दिया कि वुमेन को इंक्लूड किया जाए। मिस गोल्डन is the is third woman to win the prize out of 93 economics laureate।
portraits. अब यहाँ पे she has studied 200 years of women's participation in the workspace, showing that despite continued economic growth, women's pay did not continuously catch up to men's, and a divide still exists despite women gaining higher levels of education. ठीक है, पे पैरिटी नहीं है. व्हाट इज पे पैरिटी? व्हाट इज पे पैरिटी? पे पैरिटी इज इक्वालिटी इन पे. ठीक है, हम बहुत बार सुनते हैं और ये रियलिटी भी है कि एक ऑफिस के अंदर अगर दो लोग है ना, चलो चार्ट में से लेते हैं, दो बच्चे है, लड़कियां कोई है ही नहीं, देयर इज नो वन. नेहा है, चलो नेहा को लेते हैं और दीपिका भी है. नेहा और विक्की को लेते हैं. ठीक है, अब नेहा और विक्की सेम काम कर रहे हैं. दे आर डूइंग सेम जॉब, सेम ऑफिस में, but they are not paid same. Okay, not paid same. Why? Because Neha is a female and Vicky is. That's the only reason they are not paid the same. So this is equality. Is this equality? Write down in the chat section. Equality or inequality? Is equality or inequality? This is inequality, right? So tell me in the chat section. Is it equality or inequality? Same job, same office, not paid the same. Is it equality or inequality? लिख दिया करो, मुझे भी पता चलेगा समझ आ रहा है या मैं ऐसे बोलते जा रही हूँ. So this difference, which is if the pay is not same because one is female and other is male, is called inequality in pay, and this is called not equal level of paying. तो इन्होंने इसी चीज को वो करा कि women pay did not continuously catch up to the men's. मैन की पे बढ़ती गई, फीमेल की नहीं बढ़ाएगी. But when I look the numbers, I think something has happened in America that we in the 90s, 1990, our labor force participation rate for women was the highest in the world, and now it isn't the highest in the world. Miss said we have to step back and ask questions कि women जो है वो वर्क स्पेस में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, वर्क स्पेस में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट वर्किंग जितना कि वो पहले वर्क कर रही थी. तो वो कह रहे हैं कि इसको चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा. गोल्डन रिसर्च डज नॉट ऑफर सोल्यूशन बट इट अलाउज पॉलिसी मेकर्स टू टैकल द इंट्रेंच्ड प्रॉब्लम, सेड इकोनॉमिस्ट. ठीक है, कि ये प्रॉब्लम तो है कि वुमेन आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स. व्हाई? दैट नीड्स टू द पॉलिसी मेकर्स जो लॉ बना रहे हैं उनको देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है. दैट इज इनइक्वालिटी. थैंक यू एवरीवन फॉर आंसरिंग. दोज ऑफ यू आंसर, ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस जो मैं पूछूंगी अब से, because this is going to help you out in understanding the concept, and even I will understand that are you understanding or not, right? Okay, I know you're making notes, but try to speed up, try to note with me and answer questions also. Okay, the silence around the state seizure of India's press. यहाँ पे इंडिया में प्रेस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है. व्हाट इज प्रेस? वो जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, तो आयरन भी बोलते नहीं. प्रेस जो होती है, मीडिया को भी, जो मीडिया हाउसेस होते हैं उनको भी प्रेस बोलते हैं. आपने बहुत बार जब आप बाहर कुछ कार्स, कुछ व्हीकल्स पे प्रेस लिखा हुआ दिखा, दे बिलोंग टू मीडिया, है ना. न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, मतलब वो उसमें से किसी को बिलोंग करते हैं. ठीक है, अब ये पढ़ेंगे हम कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम. न्यूज़ क्लिक का फाउंडर. चलिए, इन द चैट सेक्शन टेल मी द नेम. ये तो रिविजन है. न्यूज़ क्लिक का जो फाउंडर है उसको अरेस्ट कर दिया है. क्यों अरेस्ट कर दिया है? बिकॉज ही इज सेड टू बी इन्वॉल्व इन टेररिज्म. ठीक है ना, कि चाइना के साथ मिल करके कुछ इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, कुछ गलत पेमेंट्स आई हैं, उसके साथ मिल करके कुछ किया है. ये जो ऑर्डर कह रहा है वो कह रहा है कि न्यूज़ वालों के अगेंस्ट एक्शन लेना इज लीगल, इट इज़ नॉट राइट, इट लीड्स टू लीगल इंटरफेरेंस इन जर्नलिज्म. और क्योंकि इंडिया लीगल इंटरफेरेंस करता है जर्नलिज्म में, इसीलिए उसका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर जो रैंक है, इंडिया रैंक्स 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज. तो सबसे पहले तो हम ये वाला पॉइंट लिख लेंगे सिंपली. इंडिया रैंक्स, देखिए जल्दी से, इंडिया रैंक्स 161 out of 180 countries in the World Press Freedom Index. इंडिया जो है, इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना रैंक करता है? 161 आउट ऑफ 180 रैंक करता है. ठीक है जी, ओके. प्रबीर पुरकायास्ता, वेरी गुड एवरीवन, जिसने भी आंसर किया, वेरी वेरी गुड, एक्सेलेंट. चलिए अब यहाँ पर आगे चलेंगे. तो ये ऑथर की ओपिनियन है. इज दिस एन ओपिनियन? यस,
ओपिनियन, आपकी डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है। आपकी ये ओपिनियन हो सकती है कि अगर कोई टेररिस्ट का काम, टेररिज्म में हेल्प कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, चाहे वो किसी न्यूज़ कंपनी का फाउंडर है, चाहे वो कोई भी है। इट इज़ अ नॉर्मल सिटीजन। अगर वो चाइना के साथ मिलकर, जो कि हमारा दुश्मन देश है, अगर उसके साथ मिलकर कुछ गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। मे बी आपके ओपिनियन ये हो कि नहीं लेना चाहिए। योर ओपिनियन कैन बी डिफरेंट, दिस इज द अदर्स ओपिनियन, राइट, एंड वी आर नॉट कंसर्न विद इट बिकॉज वी आर कंसर्न विद करंट अफेयर्स, राइट। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं एडीएम जबलपुर केस की। ये केस क्या था, इसको छोड़ो, बट इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि एक जज ने डाइसेंट ओपिनियन दी थी। डाइसेंट क्या होता है, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ क्या है। चलो 3 जजेस बनाते हैं आज, ठीक है। अब हम बनाएंगे सान्या को, भव्या को, ठीक है, चलो नेहा को। लास्ट 3 कमेंट्स थे उसका ले लिया, ठीक है। सान्या, भव्या, नेहा, ये तीनों जजेस हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सान्या और भव्या ने सेम डिसीजन, ये जो भी इशू आया सेम डिसीजन लिया, पर नेहा ने डिफरेंट लिया, ठीक है ना। इन दोनों से अलग, कहती मैं नहीं अग्री करती, आई डोंट अग्री विद। तो व्हाट शी गिव, डिफरेंट ओपिनियन अगर कोई जज देता है उसको क्या बोलते हैं, डाइसेंट, ठीक है। दिस इज व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंट ओपिनियन। शी डिड नॉट अग्री विद द अदर जजेस। बट ये वाली जो ओपिनियन थी एचआर खन्ना की, ठीक है, उन्होंने डाइसेंट दिया था एडीएम जबलपुर केस में, एंड वो रिकॉग्नाइज हुई बहुत सालों बाद के एस पुट्टास्वामी केस में। के एस पुट्टास्वामी केस किसके लिए जाना जाता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डाइसेंट का मीनिंग लिखना है। दूसरा पॉइंट जो लिखना है वो है के एस पुट्टास्वामी केस। के एस पुट्टा स्वामी केस, ये किसके लिए जाना जाता है, ये केस की वजह से हमारी जिंदगी में एक कॉन्सेप्ट आया, दैट इज राइट टू प्रीवेसी। किसका कॉन्सेप्ट आया, राइट टू प्रीवेसी। व्हाट इज राइट टू प्रीवेसी, राइट टू प्रीवेसी इज की हमारी ये फंडामेंटल राइट है, वी हैव अ राइट टू कीप थिंग्स प्राइवेट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमने ढिंडोरा पीटना है बाहर, ठीक है। तो दिस इज राइट टू प्रीवेसी, और इसकी वजह से ही वो बिल आया जिसके अंदर कि हमारा जो प्रोटेक्शन, हमारी चीज़ों की प्रोटेक्शन, हमारा जो पर्सनल डिटेल्स है उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात हुई इस केस की वजह से, ठीक है। बस इतना ही हमें समझना है इसमें। न्यूज़ क्लिक वाला हमने पढ़ लिया है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे द लोकनीति CSDS कॉमन कॉज स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट शो दैट 47% बिलीव दैट पुलिस कैन असेस देयर फोन्स। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले पैराग्राफ्स पढ़ते तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वो हल्ला हुआ था कुछ महीने पहले, जिसके अंदर कहा गया था कि जितने भी गैजेट्स होते हैं, चाहे वो राइटर्स हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट वही जो न्यूज़ में बोलते हैं, न्यूज़ इकट्ठी इकट्ठी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। अब इनके गैजेट्स में बहुत कुछ होते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे मोस्टली जितने भी न्यूज़ जर्नलिस्ट होते हैं वो अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, अपने लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, इसके बिना तो आज का काम ही नहीं होता। डेस्कटॉप यूज़ करते हैं ना, ये सब चीज़ों में इनका सारा कुछ पड़ा होता है। और अगर पुलिस इनका ये सब कुछ उठा करके ले जाती है तो क्या ही होगा, ठीक है। सिमिलरली विद टीचर्स ऑल्सो, ठीक है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसके लैपटॉप में सब कुछ है, मटेरियल है, सब कुछ है, अगर आप वो ले जाएंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इस पे बहुत क्वेश्चन उठे थे, एंड इन्होंने फिर ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिसर्च करी कि क्या लोगों को क्या लगता है कि अगर आपको पुलिस आपके पास आती है और आपको कहती है कि आप अपना फ़ोन दो तो आपको देना पड़ेगा, कि आपकी कंसेंट ज़रूरी है। तो इसके अंदर रिपोर्ट शो दैट 47% बिलीव दैट पुलिस कैन असेस देयर फोन्स विदाउट कंसेंट, बिना उनकी परमिशन के, विदाउट हमारी परमिशन के पुलिस फ़ोन असेस कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, वारंट चाहिए होता है, ठीक है ना। बट वो कहते हैं कि जो जजेस हैं वो भी ज़्यादा वारंट पढ़ते नहीं। अरेस्ट वारंट क्या होता है, या कोई भी वारंट होता है उसमें बस साइन कर देते हैं, तो उनको भी नहीं पता चलता क्या असेस करेंगे, विच इज़ नॉट राइट। अगेन दिस इज सम लॉ सम ओपिनियन, बट हमें इसमें से कुछ भी अभी नोट नहीं करना है। चलिए आगे चलेंगे, अब इसराइल के बारे में पढ़ेंगे। The unprecedented surprise attack by Hamas on Israel on Saturday, killing some 700 people, should serve as a reminder of the unsustainability of the situation in the occupied and blockaded Palestinian terrorists and the dangers that non-state actors such as Hamas pose to Israel. अब दिस इज अ टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो अब ये जो कहते हैं कि इस ग्रुप ने अटैक कर दिया तो कितना डेंजर पोज करते हैं ये ग्रुप्स, ये, और इसमें इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बेंजामिन नेतान्याहू कौन है, पीएम ऑफ इसराइल जो है। हम इसराइल के बारे में क्या पढ़ रहे थे, हम बार बार इसराइल के अटैक्स देख रहे थे, हो रहे थे, बट इतने ज़्यादा नहीं थे। हम ज़्यादा क्या पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पीएम ऑफ इसराइल ने क्या किया, ओवरहॉल ऑफ जुडिशरी,
ओवरहॉल ऑफ जुडिशरी, मतलब ये क्या कर रहे थे, रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे जुडिशरी में, और जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे इसके अंदर मेजर स्टेप क्या कर रहे थे, रिमूवल ऑफ, ठीक है, टेकिंग अवे, रिमूवल नहीं कह सकते, टेकिंग अवे द पावर्स, टेकिंग अवे द पावर्स ऑफ, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, दे वर बीन टेकन अवे, क्या कर रहे थे, टेकिंग अवे द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, एंड फिर इनके ऊपर अटैक हो गया, ठीक है ना। इनके इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, उसको पता नहीं चला इंटेलिजेंस क्या करते हैं, यही सीक्रेट चीज़ें निकालते कि ये चल रहा है वो चल रहा है, उनको पता ही नहीं चला इसराइल के इंटेलिजेंस को। इससे पहले भी क्या ऐसा हो रखा है, यस 1973 के अंदर हुआ था, इसमें भी हम डिटेल्ड आर्टिकल पढ़ेंगे नीचे, एक और है वहाँ पे सारा ये नोटिस कर लेंगे, नोट कर लेंगे, नोटिस नहीं नोट। इंडियाज रिटर्न ऑफ ओवर 100 मेडल्स। अब एशियन गेम्स के बारे में बात करेंगे। एशियन गेम्स, यार हमने मास्कॉट के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, अपने नोट्स में से निकाल के बताना। एशियन गेम्स का मास्कॉट, अगर तो मुझे टाइम मिला मैं दोबारा रिवाइज करवा दूंगी, पर डेट भी लिख लो जिसने नोट करना है, ठीक है। एशियन गेम्स कहाँ पर हुई, सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, हांगजू, है ना, हांगजू के अंदर हुई एशियन गेम्स। हांगजू कहाँ पर है, चाइना में, वेर इज हांगजू, चाइना में, ठीक है। अब इन्होंने कितने मेडल्स जीते, 107 मेडल्स इंडिया ने जीते, इंडिया वन, है ना, इंडिया वन 107 मेडल्स, जिसमें से अगर हम टैली को ब्रेक करें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है, ठीक है, एंड 41 ब्रॉन्ज है, ठीक है। उसके बाद इज द बेस्ट टैली एवर अबव द प्रीवियस हाई ऑफ 70 सेकंड, तो यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट टैली एवर, मतलब इतना बेस्ट एवर फॉर इंडिया, ठीक है ना। 2018 में जकार्टा में, 2018 में जकार्टा में 70 मेडल्स लेकर आए थे ये। उसके अंदर अब 3 डिसिप्लिन में इनके फील्ड में 6 आए, शूटिंग में 7 आए, आर्चरी में 5 आए हैं, ठीक है ना। द रोअर्स, स्क्वैश प्लेयर्स, कबड्डी स्टार्स एंड मेंस हॉकी टीम इम्प्रेस, दे वर द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन इक्वेस्ट्रियन, न्यू हीरोज वर फाउंड इन रोलर स्केटिंग, विंड सर्फिंग, वुशू, स्पेक्टाक्रो, ये सब थे। अब यहाँ पर बहुत एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम इतने सारे मेडल्स हो गए हैं, 107 मेडल्स हो गए, हम कैसे याद करें, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। वो बच्चे का आंसर यहाँ पे लाई करता है, ये वाले जो फैक्ट्स है ना, यहाँ से क्वेश्चन जो है, जिन जिन लोगों ने इन इन चीज़ों में मेडल जीता है, अगर आप वो थोड़ा ध्यान से याद करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो इफ़ यू वांट टू नोट अ लिटिल बिट ऑन एनी साइड एंड लर्न अकॉर्डिंगली, देन यू कैन डू दैट, ठीक है ना। उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड द फ्लाउंडरिंग इनफॉर्मल वर्कर, द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे October 10 this year is mental health as a universal human right। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही यहाँ से निकला हमारा, है ना, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। किसी ने पूछा है कि जो कल और परसों की येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे की जो क्लास मिस हुई है, वो क्लास अब कब अपलोड, देखो यार सबसे पहले आज तो नहीं अपलोड हो पाएगा क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। मेरा मन था कि मैं आज एक क्लास कर दूं, बट आने वाले डेज के अंदर आई विल मार्क द न्यूज़पेपर एंड आई विल अपलोड द न्यूज़पेपर, बट इट विल टेक टाइम, आई प्रॉमिस आई विल डू इट, ठीक है। ये है बिकॉज अभी मैं अपनी थोड़ी नींद भी पूरी कर रही हूँ। मैं ट्रैवल कर कर आई हूँ और मैंने डेज ऑफ लिए थे एंड मैंने पूरी स्टोरी कम्युनिटी पे डाल दी थी, ठीक है, एंड आई एम फीलिंग फ्रेश। आपने भी देखा होगा कि मैंने अपनी सिस्टर से भी डिस्कस किया हु इज़ इनटू टीचिंग, एंड शी ऑल्सो हेल्प्ड मी विद ऑल ऑफ दिस, तो वो भी उन्होंने मुझे कुछ नए नए टिप्स भी दिए कि ऐसा भी करना चाहिए तुम्हें, और सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, ओके। और ब्रेक भी ज़रूरी होता है, ठीक है ना, और मुझे ये इंपॉर्टेंस अब फील हो रहा है क्योंकि मैं इतना रिफ्रेश फील कर रही हूँ, तो वो तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि मैं एक अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। बट हाँ, मैं वीडियोस कर दूंगी। मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। देखो जो क्वेश्चन आ सकता है ना यहाँ से, वो ये आ सकता है कि मेंटल हेल्थ डे कब होता है, 10 अक्टूबर को होता है। ये डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ दिन पहले किसी बच्चे ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, वन ऑन वन में नहीं, जो सेशंस होता है क्यू एन में, उसके अंदर पूछा था कि आप तो डेज करवाते नहीं हो, इतने सारे डेज आए हुए हैं पेपर में, ऐसे थोड़ा ना होगा, हमें एक्चुअली एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। देखो ये आया हुआ है,
है। तो मेंटल हेल्थ थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थीम में से भी क्वेश्चन बन जाता है। मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ठीक है। अब यहाँ पे अ सेगमेंट ऑफ्टन ओवरलुक्ड व्हेन इट कंसर्न्स मेंटल हेल्थ इज इनफॉर्मल वर्कर। इनफॉर्मल वर्कर कौन से होते हैं? जो लेबरर्स हैं, ठीक है ना, जो स्किल्ड वर्कर में नहीं, कॉर्पोरेट में नहीं है, उनको बेचारों को इग्नोर किया जाता है। वैसे तो आजकल कॉर्पोरेट वालों को भी बहुत इग्नोर किया जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ की भी बैंड बजी हुई है, बट यस इन लोगों की और बैंड बजती है। ठीक है। 15% ऑफ ILO क्या कहते हैं, 15% ऑफ वर्किंग एज एडल्ट ग्लोबली लिव विद अ मेंटल डिसऑर्डर। On one hand, decent work influences mental health in a positive way, while on the other, unemployment or unstable or precarious employment तो होता है वो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं है जॉब में, ये सब है। ठीक है। और किसी भव्या ने बताया है कि मास्कॉट के बारे में हमने 21 सितंबर को ही डिस्कस किया है, तो प्लीज़ गो देयर एंड कॉपी योर नोट्स फ्रॉम देयर। आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पर भी आपको दोबारा से करवा दूँ, बट एक बार तो हम कॉपी कर लो। ठीक है। द स्टेट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड एरिया, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है। इंडिया 705 शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज मेकिंग अप टू 8.6 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सबसे हेडिंग देंगे शेड्यूल्ड ट्राइब, दैट इज ST कम्युनिटी। ठीक है ना, ट्राइबल्स हमारी कंट्री। ठीक है। 705 ST कम्युनिटी इन इंडिया। राइटिंग ठीक है, समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो आप बता। 8.6% ऑफ मेकअप, एक मिनट, मेकिंग अप 8.6% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। यहाँ पे आर्टिकल 244 है। ये किससे रीड करता है? रिटेनिंग टू, रिटेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ये भी नोट करेंगे। प्रोवाइड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजन, scheduled areas specified in any state other। ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी सॉरी काट दो, ये ज़्यादा ही डिटेल में चलेगा। ठीक है। सो बेसिकली ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब कितने हैं? 705 कम्युनिटीज़ है इंडिया के अंदर, और ये 8.6% ऑफ पॉपुलेशन बनाते हैं इंडिया। आर्टिकल 244 जो है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। व्हाट आर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया? ठीक है। तो ये नोट करेंगे, फोर्थ पॉइंट बनाएंगे। Scheduled areas cover 11.3% of India's land area and have been notified in 10 states. ठीक है, ये सारी states में in 2015 Kerala proposed to notify these many 5 gram panchayats and 2 in 5 as scheduled area. It awaits the Indian government support. However, despite 11.3% of India's land area is 11.3% of land area is scheduled areas. Scheduled उसके बाद however despite persistent demands by Adivasi organization, villages have been left out in 10 states with scheduled area within other states with ST population. As a result, 59% of India's ST remain outside the purview of Article 244. तो 244 जो है वो प्रोटेक्ट करता है शेड्यूल ट्राइब की राइट्स। ठीक है। अब ट्राइबल्स जो होते हैं वो मोस्टली फॉरेस्ट में ही रहते हैं, फॉरेस्ट पे ही इनकी डिपेंडेंसी होती है, और उनकी प्रोटेक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट ये कह रहे हैं कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं,
बट बहुत सारा जो एरिया है, जो शेड्यूल्ड एरिया होना चाहिए, वो नहीं है। तभी 59% जो ऑफ इंडिया के एसटी जो हैं वो आर्टिकल 244 के अंदर नहीं आते हैं, एंड देयरफॉर वो प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ हाउ आर शेड्यूल्ड एरियाज गवर्नड, ये हम लिख लेंगे, आगे लिखेंगे 5th पॉइंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज इंडिया शेड्यूल्ड एरिया। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसका कलर चेंज करके भी तभी लिख रही हूँ इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पी ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी कैपिटल, ऑफ इंडिया नोटिफाइज इंडियाज शेड्यूल्ड areas. State with scheduled areas need to constitute a tribal advisory council with up to 20 ST members. They will advise the governor on matters referred to them regarding ST welfare. तो ये नोट करेंगे areas, एक मिनट, ये पूरा नोट करेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। scheduled areas need to constitute a tribal advisory council with up to 20 ST members. They will advise the governor. They will advise the governor on matters referred to them regarding ST welfare. The governor submits a report every year to president regarding administration of scheduled areas. जो लास्ट वाला पॉइंट है ये ऑप्शनल, नहीं लिखो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको समझ। देखिए, शेड्यूल्ड एरियाज कौन नोटिफाई करता है? शेड्यूल्ड एरियाज जो होते हैं उनके स्पेशल राइट्स होते हैं ट्राइबल्स के इन एरिया। ये तो हमें समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा सा है। ठीक है, इतना तो आ गया समझ। प्रेसिडेंट जो है ये नोटिफाई, ये क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ है। Scheduled areas need to constitute a tribal advisory council. क्या constitute करते हैं इनको? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? You have to constitute a tribal advisory council. ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल with up to 20 ST members जो एडवाइस करते हैं गवर्नर्स को on matters referred to them regarding ST welfare. ST welfare related matters को एडवाइस करते हैं ये गवर्नर को कि ऐसा करो, हमें ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ठीक है, दैट इज द स्पेशल राइट दैट दे हैव। ठीक है, the national government can give directions to the state regarding administration of scheduled area. The governor can repeal or amend any law enacted by parliament and the state legislative assembly in its application to scheduled area of the state. अब यहाँ पे जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये हम लिख लेंगे, गवर्नर कैन repeal or amend any law enacted by state or parliament in application scheduled areas. है ना? अब इसमें क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो शेड्यूल्ड एरियाज को लॉ एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं कि जो ऊपर से लॉ लग कर आ गया, मतलब जो पार्लियामेंट ने कह दिया, जो स्टेट ने कह दिया, वो इनको भी लागू होगा। नहीं, गवर्नर चाहे तो वो कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा, या उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट चेंजेस करके कर सकते हैं। ये पावर किसके पास है? गवर्नर के पास, विद रिगार्ड टू शेड्यूल्ड एरिया। द पावरफुल प्रोविजन अथॉरिटी एंड a special responsibility vested with governors with president oversight have largely remained a dead letter except briefly in Maharashtra from 20। वो कहते हैं इतनी गवर्नर जो है पावर यूज नहीं करते। अगेन दिस इज एन ओपिनियन। It was only when Parliament enacted the provision in various laws applicable to scheduled area including पंचायत और वो कि ये जो है एक्चुअली वर्क करना स्टार्ट किया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो शेड्यूल्ड एरियाज में होने चाहिए थे वो नहीं है।
The fifth schedule confers power exclusively on the president to declare any area to be scheduled area. ये हमने पढ़ लिया. Fifth schedule में mentioned है कि president के power है to declare scheduled area. In 2006 Supreme Court held that identification of scheduled area is an executive function and that it doesn't possess the expertise to scrutinize the empirical basis on. ठीक है, ये सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है. तो ये मतलब scheduled area के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है. Smart fence along the Myanmar border in the pipeline government. An advanced smart fencing system of 100 km along the Myanmar border is in the pipeline to strengthen the existing surveillance system. The 2022-23 annual report of Ministry of Home Affairs published last week said. तो ये हम लिखेंगे advanced smart fencing system of 100 km along the Myanmar border is in pipeline. Pipeline का मतलब क्या होता है कि प्लान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से इसको बना दे. अभी बननी स्टार्ट नहीं हुई है बट प्लान कर रहे हैं. ठीक है ना. उसके बाद says 2022-23 annual of history of HMA. Okay. Unfenced border and unregulated migration from Myanmar have been attributed as responsible for certain factors. वो कह रहे हैं कि मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसका रीजन ये लोग जो निकाल रहे हैं वो यही निकाल रहे हैं जो वहां से लोग आ रहे हैं. अब म्यांमार से लोग क्यों आ रहे हैं इंडिया? एनीवन कैन टेल why people are coming from Myanmar to India? क्यों आ रहे हैं? Why are people coming from Myanmar to India? जल्दी से बताओ, इतने में पानी पीते. Sorry, they are coming to India because वहाँ पे coup हुआ है. Coup is forcefully overthrowing the government in power. वहाँ पे जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है अपने ही सिविलियंस पे, अपने ही लोगों पे. वॉर भी चल रही है, सिविल वॉर भी चल रही है. ग्रुप है वो आपस वहाँ से भागकर कहाँ पर आ रहे हैं? वो इंडिया आ रहे हैं. तो इसी चीज़ को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? बॉर्डर पे फेंसिंग करेंगे. The MHA said that free movement regime exists between India and Myanmar. ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे. MHA said, ये हमने पहले भी आई थिंक अगस्त में पढ़ा है इसको हमने, बट पढ़ लेते हैं. फ्री मूवमेंट regime FMR exists between India and Myanmar. Under FMR, under FMR, every member of hill tribe who is either a citizen of India or a citizen of Myanmar who is resident of any area, लिखते रहो अभी explain, area within 15 kilometers on either side of Indo-Myanmar border can cross the border on production of a border pass, 1 year validity. Okay, issued by competent authority and can stay up to per visit. Manipur government
has suspended had suspended has suspended the FR suspended the FMR 20 लिख लीजिए, इतने मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्री मूवमेंट रिजीम, FMR की फुल फॉर्म बतानी चाहिए। फ्री मूवमेंट, अगर हम टर्म को अच्छे से, फ्री, आप आराम से मूव कर सकते। रिजीम फॉलो किया जाता है किसके बीच में, इंडिया और म्यांमार के। इंपॉर्टेंट। नंबर 2, अंडर FMR आप अगर हिल ट्राइब के मेंबर हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, हु इज इधर हिल ट्राइब के मेंबर हो एंड यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर आप 16 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर के इधर रहते हो, इंडिया या म्यांमार के, तो आप जा सकते हो, आप क्रॉस कर सकते हो बॉर्डर ऑन प्रोडक्शन ऑफ बॉर्डर पास। ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को बनाती है, ठीक है, मतलब विदाउट वीजा सिचुएशन यहाँ पर एक तरह से बनाई हुई है, ठीक है ना। और ये क्या है, कैन स्टे अप टू 2 वीक्स पर विजिट। मणिपुर गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड द FMR सिंस 2020, ठीक है ना। अब ये मतलब सस्पेंड कर दिया, बट अब इंडिया जो है मतलब सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा हो गया, बिकॉज वहाँ के लोग यहाँ पर आके वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी की को खतरा कर रहे हैं, ठीक है, इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर 5th पॉइंट का बनेगा, इंडिया शेयर्स अ शेयर्स अ 1643 किलोमीटर 164 किलोमीटर border with Myanmar. आउट ऑफ दिस डिमार्केशन हैज बीन कंप्लीटेड। डिमार्केशन मतलब वो मार्क कर दिया कि भाई इतना तुम्हारा इतना हमारा है, तो ये हम कर सकते हैं। और क्लैट वाले कृपया ये लास्ट पॉइंट भी लिखें, ओनली क्लैट, ठीक है। और कुछ बच्चों को लगता है कि जब मैं ओनली क्लैट बोलती हूँ उनको सिर्फ क्लैट के लिए वही नोट करना है, नहीं भाई, सब कुछ नोट करना है और एक्स्ट्रा जो बता रही हूँ वो भी नोट। ICMR टू कंडक्ट स्टडी टू डेवलप सोल्यूशंस टू रेमेडी चाइल्डहुड अंडर न्यूट्रिशन, इसको ये नाम, टेक होम राशन प्रोग्राम, तो यहाँ पे हम एंड में लिखेंगे ये वाला, अभी हम ये ICMR to conduct study to develop solution to remedy childhood undernutrition। अब यहाँ पे सबसे पहले ICMR, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, is constituting a team to start a multi-center research study to assess the effects of, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेवलप सोल्यूशन, किस चीज़ का सोल्यूशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, या जो न्यूट्रिशन कम मिलता है तभी उनकी ग्रोथ जो होती है वो कम हो पाती है, उसको उससे डील करने के लिए ये लेकर आ रहे हैं, स्टडी कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना, रिसर्च करेंगे, स्टडी इफेक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट टेक होम, ठीक है, टू स्टडी इफेक्ट्स ऑफ providing appropriate take home foods in combination with behavior change intervention, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टडी करेंगे कि अगर टेक होम फूड्स जो हैं उनको न्यूट्रिशन बनाते हैं तो क्या हो सकता है, और बिहेवियर चेंज में इंटरवीन करता है क्या, वो उनका बेटर बिहेवियर होता है अगर न्यूट्रिशियस फूड मिलता है, ये सब कुछ ये चेक करेंगे। और इसको वो क्या बता रहे हैं, टेक होम राशन प्रोग्राम, क्या दे रहे हैं इसको नाम, टेक होम राशन प्रोग्राम, क्या बोल रहे हैं इसको, टेक होम राशन प्रोग्राम। हाँ, स्टडी करेंगे कि अगर हम घर का खाना पैक करके देते हैं, न्यूट्रिशियस फूड देते हैं, ठीक है ना, बिहेवियर चेंज इंटरवेंशन, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विद बिहेवियर चेंज इंटरवेंशन टू इंश्योर गुड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिस दैट इज न्यूट्रिशनली ऑप्टिमम टू मीट यंग चिल्ड्रंस न्यूट्रिएंट नीड, टाइम बिहेवियर बिटवीन 6 टू इज क्रिटिकल फॉर ग्रो, बच्चों के लिए, तो ये सारा वो कर रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, नहीं इसमें से एक दो पॉइंट्स हमें और निकालने पड़ेंगे, रुक जाओ अभी। टाइम बिटवीन 6 and 24 months इज, ये किसके लिए, टाइम बिटवीन 6 and 24 months इज क्रिटिकल एज विंडो, ठीक है, बेसिकली इस एज को ये स्टडी कर रहे हैं हमें,
इस एज के लिए, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज डिफाइंड एज प्रोसेस स्टार्टिंग व्हेन ब्रेस्ट मिल्क अलोन इज नो तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जब चाहिए होती है जब माँ का दूध जो होता है वो इनफ नहीं होता बच्चे के लिए, उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री इज फूड अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, इन सब चीज़ों में ये डील करेंगे। उसके बाद a part of project the selected researchers will be invited to join the research team. They will require to develop a full research proposal, roll out multi-center research project which will be coordinated by ICMR. तो बहुत जगहों पे ये प्रोजेक्ट चलेगा और फिर कोऑर्डिनेट ICMR करेगा। स्ट्रोक डेथ्स हो रही हैं 2050 तक ये बढ़ जाएंगी ऐसा रिपोर्ट कह रही है। नोट नहीं करना, वोंट फंड थर्मल पावर बियॉन्ड 2030, किसने बोला है? फेडरल बैंक। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे PYQs आ जा में भी आए हुए हैं क्वेश्चन। फेडरल बैंक largest and oldest private sector lender in, ये सब कुछ क्या लिखना है? ये केरला का बैंक है बेसिकली। इन फेडरल बैंक इन केरला will stop funding thermal power projects by 2030, या 2030 तक वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो वो फंड नहीं, ये नहीं, ये 2030 तक, मतलब 2030 तक करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे प्रोजेक्ट्स बाय 2030। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? थर्मल पावर जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी मेड बाय बर्निंग, इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय बर्निंग कोल, कोल को बर्न करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। As a first step towards its decarbonization initiative, the Kochi headquartered bank will have its exposure to the thermal power sector by 2025, 2030 में बंद कर देंगे। ये हमें नोट करना है कौन से बैंक ने बोला है। IRDAI issues norms on बीमा वाहक्स, यहाँ पे लिखेंगे IRD। अब यहाँ पे ऊपर ये क्यों थर्मल पावर प्लांट्स की फंडिंग नहीं करेंगे, क्यों पैसा नहीं देंगे कि आप थर्मल पावर प्लांट लगा सको? क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन्वायरमेंट में ये पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है, राइट। तो दैट इज बाय 2030। तो क्या करें? फेडरल बैंक इन केरला विल स्टॉप फंडिंग थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स बाय 2030। क्यों? बाय, क्योंकि इन्वायरमेंट को में पॉल्यूशन होता है। ये कोल, ऑब्वियसली कोल को अगर बर्न करेंगे तो पॉल्यूशन होगा। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोल को बर्न करते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, एंड दैट इज़ वाई कौन से बैंक ने डिसाइड किया? फेडरल बैंक ने ये डिसाइड किया है, ठीक है ना। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ये भी लिख देते हैं, हेडक्वार्टर्ड कोची, ठीक है जी। चलो, IRDAI issues norms on Bima Vahaks. The Insurance Regulatory and Development Authority of India issued guidelines on Bima Vahaks, the women-centric dedicated distribution channel to enhance insurance inclusion. Okay, IRDA issues norms on Bima Vahaks. ये पहले नोट कर लेते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। पहले IRDAI की फुल फॉर्म, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसके नाम से पता चल रहा है कि इंश्योरेंस को रेगुलेट, इंश्योरेंस क्या है? किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो अगर उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है तो जितने का कवर उन्होंने लिया हुआ, मान लो 3 लाख का कवर है, तो उसका जो इतना जो एक्सपेंस है वो कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, है ना। आपको कैसे फ्री में कर देते हैं? नहीं, के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है, कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। बट वो 3 लाख नहीं होते, 3 लाख से बहुत कम होते हैं, क्योंकि हर किसी की हेल्थ थोड़ी ना हर साल में ख़राब होती है, तो इसी चीज़ में ये लोग कमा लेते हैं। मोटा मोटा अगर मैं आपको ले, फिर ये कमाएंगे कैसे? ऐसे तो कोई भी बीमार हो सकता है।
नहीं, तो ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस किसी ने ली है और अगर उनकी हेल्थ खराब हो जाती है तो दीज कंपनीज आर गोइंग टू बियर द एक्सपेंस। तो एक तरह से वो मतलब एक तो कोई बीमार है, ऊपर से उनके पास पैसे नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती अगर इंश्योरेंस हो। है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, गाइडलाइंस इशू करी हैं, इशूड गाइडलाइंस, ये लिखेंगे, इशूड गाइडलाइंस ऑन बीमा वाहक। अब ना बीमा वाहक कौन है, द वुमेन सेंट्रिक dedicated the woman centric dedicated distribution channel enhance insurance inclusion with a focus on rural area. So what are they trying to say? So basically बीमा वाहक कौन है, ठीक है, द वुमेन सेंट्रिक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर वुमेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, क्या रोल प्ले कर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे किस चीज़ के लिए, टू एनहांस इंश्योरेंस इंक्लूजन विद द फोकस ऑन रूरल इंश्योरेंस इंक्लूजन। आप अर्बन साइड में या सिटीज़ के अंदर आप लोगों से पूछेंगे कि आपके पास इंश्योरेंस है, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके इंश्योरेंस होंगे, जिनके पास इंश्योरेंस कवर होगा, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी है कि अगर उनके परिवार में कोई हेल्थ हो जाता है, कुछ भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं तो वो उनकी सिक्योरिटी मिलती है, मोस्टली हेल्थ की लेते हैं इंडिया में, कार या व्हीकल इंश्योरेंस भी तो कंपलसरी है। तो ये जो है इंश्योरेंस जो है वो आपको अर्बन एरिया में बहुत लोग कह देंगे कि हाँ, हमारे पास इंश्योरेंस है, बट रूरल एरियाज में, विलेजेस में आपको ये बहुत कम मिलेगा, है ना। तो उनमें उनको इंक्लूड करने के लिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि वुमेन को लेकर आएंगे, उनको हम बताएंगे कि इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या हैं, कैसे आपको बेचना है, और इनको रूरल एरियाज में भेजेंगे क्योंकि हमें रूरल एरियाज को भी इंश्योरेंस में लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज उससे सिक्योरिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी कि एक परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है ना, बट उनके घर में कोई बीमार पड़ गया, उससे उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बिल्कुल, तो ये इंश्योरेंस कवर्स हैं, उससे ये बचा, उससे जो है वो लोगों के सिक्योरिटी बढ़ सकता है, तो ये कर रहे हैं ये लोग। अ पार्ट ऑफ अ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी टू अचीव इट्स इंश्योरेंस फॉर ऑल गोल, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज पार्ट ऑफ मल्टी pronged strategy to achieve its insurance for all goal। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, तो IRDAI है वो इन गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, पता भी चल रहा है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या चाहती है, इसका जो एम है वो ये है, स्ट्रैटेजी का पार्ट है, जिस ये एम क्या कर रही है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, और ये जो बीमा वाहक का प्रोग्राम है जिसमें ये वुमेन को भेजेंगे रूरल एरिया इंश्योरेंस कवर बेचने के लिए, इंश्योरेंस इंक्लूजन के लिए, वो वो ये जो भीमा वाहक का प्रोग्राम है वो क्या किस प्रोग्राम का पार्ट है, एक तरह से जो इनका एम सेट किया हुआ है इंश्योरेंस फॉर ऑल, उसको अचीव करने के लिए ये स्कीम लेकर आई जा रही है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे, बीमा वाहक आर एक्सपेक्टेड टू प्ले बीमा वाहक expected to play a key role in taking बीमा विस्तार, यहाँ पे आप कहोगे कि बीमा बीमा वर्ड क्यों यूज़ किया हुआ है बार बार, क्योंकि इंश्योरेंस को हिंदी में बीमा विस्तार क्या है, बीमा विस्तार इज अफोर्डेबल, accessible and comprehensive cover। ठीक है, मतलब क्या है, अफोर्डेबल सस्ता ताकि हर कोई खरीद सके, असेसिबल सबके पास पहुंच सके, कॉम्प्रिहेंसिव कवर, दीज द नॉर्म्स विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लॉन्च ऑफ बीमा विस्तार, अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच विल बी इशूड इन नॉर्म्स इनेबल इंश्योरेंस टू मेक अरेंजमेंट फॉर ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग बीमा वाहक। जो अभी नॉर्म्स आए, नॉर्म्स क्या है, रूल्स आए,
ये रूल्स क्या हैं कि ट्रेनिंग कैसे करनी है बीमा वाहक की। बीमा वाहक कौन होगी? वुमेन जो विलेजेस में जाके इंश्योरेंस बेचेंगी। The date will be notified separately. It said setting December 2024 as deadline for deploying Bima Vahaks in all Gram Panchayats. Bima Vahaks will be given handheld. ठीक है, ठीक है. The norms enable insurers to give training to Bima Vahaks. ठीक है. Now, अब इसके अंदर given hand and devices, electronic platforms, Bima Vahaks will be given handheld devices integrated with insurers electronic platforms and will sell and service. ठीक है, बस यही करना है कि इलेक्ट्रॉनिक होगा जो होगा, ये बीमा वाहक जो बेचेंगे. ठीक है, दिस इज what it is now. EU freezes Palestinian funding following Hamas attack on Israel. तो EU जो फंड कर रहा था पैलेस्टीनियन को, कोई भी फंड दे रहा था, वो इन्होंने रोक दिए हैं. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. द EU हैज प्लान्ड अ टोटल ऑफ दिस बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी हैज आल्सो. ये हम लिख लेते हैं. EU हैज स्टॉप्ड, लिख ही लो यार. यूरोपियन यूनियन would stop funding to Palestinian terrorists immediately. Territories immediately. Okay, हमास के अटैक के बाद. है ना. अब यहाँ पर ना फंड देना था. You had planned a total of 1.8 billion in funding for Palestinian territories between 2021-20. Australia and Germany announced Germany temporary suspend bilateral and bilateral ties with Palestinian territories. ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पार्ट इम्पोर्टेंट. इन्होंने फंडिंग बंद. श्रीलंका टू टेक ओवर एज चेयर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. चलो अभी टाइम लगेगा क्योंकि टॉपिक्स हैं. ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, करते हैं. श्रीलंका we have आज ज़्यादा. चलिए, श्रीलंका गाइस एक्चुअली पेन में कोई वो आ रही है. चलो पतले में तुम्हें दिख रहा है, यू आर एबल टू सी इट. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. श्रीलंका टेक ओवर एज चेयर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है कि कौन चेयर करेगा. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन श्रीलंका टेक ओवर कर रहा है.
ठीक है, several foreign ministers will participate, ठीक है, in council of ministers meeting Colombo, है ना, 11th October, council of ministers meeting Colombo. Preparing to take over the chair, ये हमने पढ़ लिया. तीन मिनिस्टर, ये मतलब ये सारे मैं पढ़ देती हूँ, ये वाला पॉइंट्स नहीं लिखते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग इन कोलंबो विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ 16 मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल दीज कंट्रीज, ठीक है, और थाईलैंड, ठीक है, श्रीलंका फॉरेन मिनिस्टर, ये नोट कर लेते हैं. सेकंड पॉइंट, श्रीलंका फॉरेन मिनिस्टर अली सब, ठीक है. के बाद हाँ, अब ये बता रहे हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. तो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड पॉइंट, established in 1997 as an governmental organization of states on the rim of Indian Ocean. ठीक है, तो इसमें जो इंडियन ओशन के आसपास वाला एरिया वो कवर करते हैं. एज मेंबर्स फ्रॉम अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशियानिया. अब इसके जो इम्पोर्टेंट है, हैज़ 23 मेंबर्स प्लस 11 डायलॉग पार्टनर. ये इम्पोर्टेंट है. उसके बाद यही टाइम है अब यहाँ पर चाइनीज वेसल इन श्रीलंका. यहाँ पे क्या, चाइनीज सर्च वेसल श्रीलंका, India and USA raised the matter. इसी टाइम पे ये हो गए, ये करते रहते हैं, इनका काम ही है. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है, इंडिया एंड श्रीलंका लॉन्च फेरी सर्विस, बोट सर्विस कनेक्टिंग. हमारा 7 पॉइंट, कनेक्टिंग नागा पट्टी इन तमिलनाडु with Santurai, श्रीलंका, enhance connectivity. ये हमारा सारा. What did Hamas achieve from attack? अब ये दिमाग ला रहा है कि हमास ने इसराइल पे अटैक क्यों किया. On October 6, 1973, when Egyptian and Syrian troops launched a coordinated attack on Israeli forces. Now this is very very important, है ना. कब हुआ था? 6 अक्टूबर, अक्टूबर में ही हुआ है साल, अक्टूबर 1970. Egyptian with Syrian troops launched coordinated attack on Israel. Okay. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? On October 6, 1973, Egyptian and Syrian troops launched a coordinated attack on Israeli forces. Israel was totally cut off
हार्ड। तब भी ऐसे प्रोटेक्शन मतलब दे पता चला कि they were not ready for the attack. Just 6 years before, Israel had defeated Arab army and seized the West Bank and East Jerusalem from Jordan, Sinai Peninsula. तो ये हम लिखेंगे 6 years before. Just 6 years before, Israel had defeated Arab armies and seized the West Bank and East Jerusalem from Jordan, Sinai Peninsula, and Gaza from Egypt, and Golan Heights from Syria. Okay, all in 6 days. Israel's policy makers as well as military pundits that then believed Israel has established credible deterrence. क्रेडिबल डेटरेंस का मतलब क्या होता है? डर क्रिएट कर लिया था वर्ल्ड के अगेंस्ट कि अगर 6 डेज में ये लोग इतना कुछ कैप्चर कर सकते, मतलब इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, मतलब हमसे इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी इनके ऊपर अटैक हुआ. पैरेलल्स आर ऑलरेडी ड्रॉन बिटवीन यॉम किपुर वॉर एंड द अटैक हमास लॉन्च्ड फ्रॉम गाजा ऑन अक्टूबर. है ना, इसको ऑलरेडी इक्वेट किया जा रहा है ना. पैरेलल्स आर ऑलरेडी ड्रॉन बिटवीन यॉम किपुर वॉर and attack Hamas launched from Gaza on 7 October. Okay. In 1973, after the initial shock, Israel recaptured the lost territories. Okay, na? But the fact that Egypt launched such a massive attack remained etched in Israel's collective psyche. In 5 years, in 5 years, Israel, Israel signed the. This is a very, very important question, especially for CLAT people and others also. Camp David agreement with Egypt. इसकी ना डेट ही निकाल के लिख लेना, मुझे भी बता दो. Egypt agreeing to hand over Sinai in turn for normalization. इजिप्ट को वापस कर दी उसकी टेरिटरी और प्रॉमिस क्या किया? नॉर्मलाइजेशन. तो एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? कैंप डेविड अग्रीमेंट. तो इसराइल ने इजिप्ट के साथ साइन किया था. ईयर जो है वो निकाल लेना. ठीक है. विद हमस अचीविंग एनीथिंग फॉर द पेरेंट, वो कहने कि ये अटैक से उनको कुछ मिलेगा या फिर उनको कुछ चाहिए भी, अपनी ओपिनियन शेयर करें कि या इनको कुछ मिल पाएगा भी हमास ने जो अटैक किया इससे. ठीक है. आफ्टर द ओस्लो प्रोसेस विद प्रॉमिस्ड अ टू स्टेट सोल्यूशन. अब यहाँ पे ये वाला हम कल पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि अगर मैं अभी ये टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी तो नेक्स्ट हाफ एन आवर मुझे चाहिए होगा इसको एक्सप्लेन. इसराइल वाला हम ये वाला पॉइंट दोबारा से उठाएंगे कल विद मोर इन्फॉर्मेशन. इतने हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर कल करेंगे ये, बिकॉज आई नीड मोर टाइम टू कवर दिस पॉइंट. IOC and Reliance signed deal to boost Olympic sports. इसने साइन किया? IOC's इंडियन ओलंपिक इंटरनेशनल, नहीं इट्स नॉट इंडियन, इट्स इंटरनेशनल. अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. ठीक है. The Olympic Museum and Reliance Foundation on Monday announced an agreement to promote Olympic values through sports among children, starting with Mumbai region and Sumni. में क्या करेंगे? लिखते हैं. चलो यार, ये अब कल पे ही लेकर जाते हैं इसको, बिकॉज बहुत टाइम हो गया और ये पेन भी नहीं चल रहा है, मुझे देखना पड़ेगा. एप्पल का पेन भी अब दिक्कत देने लग गया और ये बहुत पतला पतला चल रहा है, मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है. तो वी विल कैच ऑन टुमारो. Until the time, if you want to buy anything, you can visit www.loggery.in.
ठीक है, ये टेंशन मतलब ये कल कवर हो जाएगा। एंड जो आपके कौन कौन से न्यूज़पेपर्स डेट के मिस हुए हैं, आपके 8th और 9th के मिस हुए हैं ना, वो भी आई विल टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, www.loggery.in पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, यू कैन गो एंड वॉच देम। एजुगिरी 50 का कोड लगा सकते हो फॉर ₹50 ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।